हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लेडी एंड आई एम प्रीति सांगवान। और हम कर रहे हैं बीएनएस की लेक्चर सीरीज। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया चैप्टर 6 दैट वाज ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। और पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो चैप्टर 6 के एंडिंग सेक्शन पढ़े थे, सेक्शन 143, 144, 145 और 146। और ये वाला जो पार्ट हमने पढ़ा ये डील कर रहा था आपका किडनैपिंग से, अबडक्शन से, ट्रैफिकिंग से और फिर स्लेवरी से, फोर्स लेबर एक्सेट्रा से। तो हमने पिछली क्लास में किया था सेक्शन 143 जो डील कर रहा था ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस से। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी पर्सन रिक्रूट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, हार्बर करता है, ट्रांसफर करता है या रिसीव करता है किसी सिंगल पर्सन को या मोर देन वन पर्सन को, किस पर्पज के लिए, किस तरह से, मींस दे रखे हैं उसमें 6-7 टाइप के कि फोर्स का यूज करके अगर कोई ऐसा करता है, किसी को रिक्रूट करता है, हार्बर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफर करता है, रिसीव करता है, या फिर थ्रेट का यूज करके ऐसा करता है, या फिर अबडक्शन के जरिए करता है, फ्रॉड या फिर फ्रॉडुलेंट या डिसीटफुल मींस के यूज करके ऐसा करता है, या इंड्यूसमेंट के जरिए ऐसा करता है। इस तरह से अगर कोई एक पर्सन को दूसरे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता है, रिक्रूटमेंट के पर्पज से ऐसा करता है, या फिर कोई जो यहाँ से ट्रांसफर कर रहा है, एक पर्सन है जो वहां पे उनको रिसीव कर रहा है, ये दोनों ही ट्रैफिकिंग के लेवल है। बीच में उनको जो लेके जा रहा है ये जानते हुए कि क्यों लेके जा रहा हूँ, किस पर्पज से लेके जा रहा हूँ, तो वो भी किसके लिए लायबल है, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस के लिए लायबल है। ये सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। उसके बाद दो एक्सप्लेनेशन इसके साथ अटैच कर रखी हैं कि अब हाँ, जो होल एंड सोल पर्पज जो है किस चीज का, चाहे वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, चाहे वो रिक्रूट किया जा रहा है, चाहे वो ट्रांसफर हो रहा है, रिसीव हो रहा है, हार्बर हो रहा है, पांचों ही चीजों का जो होल एंड सोल पर्पज है ट्रैफिकिंग के केस में उनको लाने के लिए क्या होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए। ये बिल्कुल ओपनिंग लाइन थी उस सेक्शन की कि फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, तभी वो ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन में आएगा। अच्छा, जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो बात करती है कि एक्सप्लॉयटेशन किस किस तरह की इसमें कवर होगी। जब हम ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो कौन सी एक्सप्लॉयटेशन इसमें कवर होंगी। तो एक्सप्लेनेशन वन ये क्लियर कर रही थी कि इसमें फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी, सर्विट्यूड, बैगरी, रिमूविंग ऑफ ऑर्गन्स, हर तरह की एक्सप्लॉयटेशन इसमें कवर होगी। और सेकंड जो एक्सप्लेनेशन थी वो बात कर रही थी कि जो कंसेंट ऑफ द विक्टिम है वो इमैटेरियल है, जो परपेट्रेटर है, जो ऑफेंडर है, उसके इंग्रेडिएंट सारे एस्टेब्लिश होने चाहिए। विक्टिम की तो हो सकता है कंसेंट भी हो, ठीक है, तो विक्टिम की जो कंसेंट है वो इमैटेरियल है। किसी भी मैटर में, चाहे वो चाइल्ड है, चाहे वो अनसाउंड माइंडेड पर्सन है, चाहे वो वुमेन है, चाहे वो नॉर्मल पर्सन है, उस केस में भी कंसेंट ऑफ द विक्टिम इज टोटली इमैटेरियल टू एस्टेब्लिश द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। क्लियर है? ये दो एक्सप्लेनेशन इसके साथ अटैच थी। उसके बाद इसके डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रखे थे कि अगर एक से ज्यादा पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैफिकिंग, एक से ज्यादा पर्सन की ट्रैफिकिंग होती है तो क्या सजा रहेगी, फिर अगर चाइल्ड की ट्रैफिकिंग होती है तो क्या पनिशमेंट रहेगी, फिर चाइल्ड एक से ज्यादा बच्चों की अगर ट्रैफिकिंग होती है तो क्या पनिशमेंट रहेगी। और एक सिमिलर सा प्रोविजन ये था कि बच्चों की ट्रैफिकिंग या बच्चे की ट्रैफिकिंग एक से ज्यादा ओकेजन पे होती है। दोनों में फर्क है, एक है एक से ज्यादा बच्चों को लेके जाना और दूसरा है बच्चों को लेके जाना एक से ज्यादा बार, यानी कि ओकेजन ज्यादा है। हालांकि जो जितने भी पनिशमेंट हम ट्रैफिकिंग के केस में पढ़ रहे हैं वो जनरली आप देखेंगे कि रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है। दो तरह की इंप्रिजनमेंट हम पढ़ते हैं, सिंपल और रिग्रेस। तो ट्रैफिकिंग में मोस्टली केसेस में क्या है, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट इसमें प्रोवाइड की गई है। ये आपका सेक्शन 143 था, हमने पूरा कवर किया था। उसके बाद था सेक्शन 144 जो क्या था कि जो ट्रैफिक्ड पर्सन के साथ एक्सप्लॉयटेशन करता है उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर है? एक तो होता है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। ट्रैफिकिंग का एक्ट सीरियस ये नहीं है कि उसका एक्सप्लॉयटेशन किया गया, ट्रैफिकिंग का एक्ट सीरियस ये है कि उसको रिक्रूट किया गया, या उसको हार्बर किया गया, या उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, या ट्रांसफर किया गया, या रिसीव किया गया। वहीं पे ट्रैफिकिंग का जो ऑफेंस है, जो एक्ट सीरियस है, वो एस्टैब्लिश हो जाता है बशर्ते कि वो किया गया हो फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन जो नेक्स्ट सेक्शन है वो बात करता है कि ट्रैफिक्ड पर्सन का एक्सप्लॉयटेशन जिसने किया उसकी क्या लायबिलिटी रहेगी। तो सेक्शन 143 और 144, सेक्शन 144 इंसिडेंटल है सेक्शन 143 पे, ये दोनों कनेक्टेड ऑफेंसेस रहते हैं। उसके बाद हमने किया सेक्शन 145 और 146। मैंने बताया था ये लीगल मैनिफेस्टेशन है किसका, आर्टिकल 23 और 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 23 24 किस बारे में बात करता है, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। हालांकि 24 है वो स्पेसिफिकली चिल्ड्रन से डील करता है, लेकिन 23 में हमने पढ़ा था कि अगर किसी से फोर्स लेबर कराई जाती है, बॉन्डेड लेबर कराई जाती है, तो उस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हर आदमी के पास क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो स्टेट क्या करेगा, स्टेट ऐसे लॉज बनाएगा जो इस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जाते हो और उसी
कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स की वजह से हम पढ़ते हैं सेक्शन 145 और 146। सेक्शन 145 डील करता है स्लेवरी वगैरह से और सेक्शन 146 डील करता है फोर्स्ड लेबर से। तो 145 में था कि जो हैबिचुअल डीलिंग करता है स्लेव्स में, हैबिचुअल का क्या मतलब है? हैबिचुअल का मतलब है एक से ज्यादा ओकेजन पे जो ऐसे काम करता रहता है, स्लेव्स वगैरह में डील करता रहता है। स्लेव्स कौन होते हैं? जिनको एज ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा सकता है, जिनकी ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, जिनके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, राइट टू फ्रीडम नहीं होता, उनको स्लेव्स बोला जाता था। स्लेवरी प्रोहिबिटेड है और एक लीगल ऑफेंस भी है। उसके बाद सेक्शन 146 जिसमें अनलॉफुल कंपलसरी लेबर की बात कर रखी है, चाहे वो पेड है चाहे अनपेड है, लेकिन जहां तक वो अनलॉफुल है और कंपलसरी है, हालांकि उसके साथ भी एक एक्सप्लेनेशन थी कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई ऐसा रूल लेके आ सकती है, वो सेक्शन 23 में, सॉरी यहाँ पे नहीं, सेक्शन 23 आर्टिकल 23 जब हम इसके साथ पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ रहे थे कि अगर वो जरूरी होता है या फिर गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ लेके आती है जिसमें हर पर्सन के लिए हो सकता है कि कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हर पर्सन को 3 साल आर्मी में सर्व करना पड़ेगा, तो इस तरह का कोई लॉ लेके आया जा सकता है। उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारे फंडामेंटल राइट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है। लेकिन उस टाइम पे भी गवर्नमेंट जब ऐसा कोई प्रोविजन लेके आएगी तो कोई रेस के बेस पे, कोई कम्युनिटी के बेस पे, कोई कास्ट के बेस पे, कोई प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, इन तरह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वहां पे अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन था इसके साथ ही हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया था। आज हम प्रोसीड करेंगे चैप्टर 7 ऑनवर्ड्स। चैप्टर 7 क्या कहता है? चैप्टर 7 डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ऑफेंसेस अंडर बीएनएस। क्योंकि जब हम स्टेट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्टेट की सोवरेनिटी की, स्टेट की इंटीग्रिटी की, स्टेट की सिक्योरिटी की, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि स्टेट की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, चाहे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज की आप बात करें या फिर वॉर वगैरह के जो क्राइम्स होते हैं उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं इनसे डील करने वाले कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस भी बने होते हैं। हो सकता है वो स्पेशल लॉज हो सकता है वो लोकल लॉज हो जो किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए बना रखे हो, जैसे कि बॉर्डर वाले जो एरियाज हैं उनके लिए, वहां के लिए कुछ ऐसे लोकल लॉज बना दिए गए क्योंकि वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, वॉर रिलेटेड एक्टिविटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उस वाले एरियाज के लिए कुछ ऐसे लोकल लॉज हो जो इन्हीं चीजों से डील करते हो, जो हम बीएनएस में पढ़ेंगे चैप्टर 7 के अंदर। ऐसा हो सकता है और ये मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीएनएस के जनरल प्रोविजंस में हम इनको ऐसा मान लेंगे कि अगर मान लो कोई लोकल लॉ या स्पेशल लॉ इसके रिगार्डिंग बना हुआ है तो दैट डजंट मीन कि बीएनएस में जितने भी सेक्शंस इन चीजों से डील करते हैं उनको रिपील कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई लोकल लॉ है तो वो कहां पे एस्टैब्लिश होगा? लोकल लॉ की डेफिनेशन में पढ़ा था किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी पे, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई होगा लोकल लॉ। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लें कि जो बॉर्डर से लगते हुए एरियाज हैं उनके लिए कोई ऐसा लॉ बना हुआ है, तो बाकी का जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है उसको भी तो कोई ऐसा लॉ चाहिए। क्राइम तो वहां पे भी हो सकता है, इस तरह के ऑफेंसेस वहां पे हो सकते हैं। तो ठीक है, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि जो लोकल लॉ है या जो स्पेशल लॉ है वो प्रिवेल करेगा ओवर जनरल लॉ, और जो हमारा बीएनएस है वो वेरी ऑब्वियस है कि एक जनरल लॉ है जिसमें मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस को डील करने की कोशिश की है जो लाइकली टू हैपन है हमारी इंडियन टेरिटरी के हिसाब से। ठीक है, तो अगर मान लो कोई लोकल लॉ है तो वो उन वाले एरियाज के लिए तो सफिशिएंट है, लेकिन जो बॉर्डर से दूर के एरियाज हैं हो सकता है उनमें कोई ऐसा ऑफेंस हो जाए, क्राइम हो जाए, तो हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा लॉ तो रिक्वायर्ड है जो उससे जनरली डील कर ले। अगर लेक्यूना है, लॉ ही नहीं है, तो आप पनिश कैसे करेंगे उस पर्सन को? इसलिए बीएनएस में इसके रिगार्डिंग जनरल प्रोविजन है। उसी तरह से अगर स्पेशल लॉ की बात करें तो ठीक है, जैसे कि टेररिस्ट एक्टिविटीज से डील करने के लिए यूएपीए है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा एक्ट है जो स्ट्रिक्टली उस डेफिनेशन में नहीं आता। ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि उसमें क्या है कि सारा का सारा प्रोसेस दिया हुआ है, स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा उसमें। जब भी कोई स्पेशल लॉ बनाया जाता है तो वो किसी पर्टिकुलर मिससीड को डील करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि अगर यूएपीए बनाया गया तो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं या फिर जितने भी इस तरह के एट्रोसिटीज हैं उनसे डील करने के लिए बनाया गया। उसमें क्या होगा कि उसमें पनिशमेंट भी ज्यादा होगी, उसमें जो मैकेनिज्म होगा, जो प्रोसेस रहेगी, प्रोसीजर जो रहेगा वो फास्ट रहेगा बीएनएसएस में जो प्रोवाइडेड है उससे। जो कोर्ट रहेंगे वो स्पेशल कोर्ट रहेंगे जिनके पास एक्सपर्टीज भी होगी उस सब्जेक्ट मैटर पे। लेकिन अगर मान लो वहां के इंग्रेडिएंट्स आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, प्रोसिक्यूशन हमेशा कोशिश करेगा कि मैं किसी एक्ट को उसके स्पेशल लॉ में लेके जाऊं। ठीक है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का पर्पज है मैक्सिमम एक्सटेंट तक की पनिशमेंट दिलवाना, और डिफेंस कोशिश करेगा कि एटलीस्ट मैं जनरल लॉ में तो ले ही आऊं अपने ऑफेंस को, चाहे किसी भी तरह से। वो वहां पे अगर कोई भी एक इंग्रेडिएंट लैक कर गया
तो हो सकता है वो आपके जनरल लॉ में फॉल कर जाए। इसलिए जनरल लॉ एक सपोर्टिंग सिस्टम है, एक बैकिंग सिस्टम है स्पेशल लॉ के लिए भी। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव के साथ हम पढ़ेंगे सेक्शन 147, दैट इज वेजिंग वॉर और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग द वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Whoever wages war against government of India, कोई भी इंसान जो वॉर वेज करता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या मतलब है, ये डिफाइंड नहीं है 147 में, ना किसी एक्सप्लेनेशन में ऐसा दिया हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप किसको कहेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम बहुत रिस्ट्रिक्टेड टर्म में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं लेके चलेंगे कि गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ ये है जो गवर्निंग बॉडीज है या फिर जो कैबिनेट ऑफ इंडिया है या फिर जो पार्लियामेंट्री बॉडीज है वही सिर्फ इसमें कवर होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है, हमें पता है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो चैप्टर है वो डील कर रहा है किससे, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट से। और बेसिकली स्टेट की जब बात है तो मैंने बताया कि सोवरेनिटी की बात है। तो जो भी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में जहां पे हम अपनी सोवरेनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिया की सोवरेनिटी कहां पे लाई करती है। इंडिया की जनरल सोवरेनिटी जो है वो पब्लिक में लाई करती है, पीपल ऑफ द इंडिया में लाई करती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोगों के साथ अगर कोई भी ऑफेंस होता है वही हम कह देंगे कि वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर वेजिंग वॉर अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया। तो सोवरेनिटी एज सच कहां पे लाई करती है, इंडियन पब्लिक में लाई करती है। लेकिन रिप्रेजेंट कैसे की जाती है, जो रिप्रेजेंटेटिव जो चूज करके भेजते हैं, यानी कि वो एमपीज भी हो सकते हैं, वो एमएलएज भी हो सकते हैं, वो आपकी कैबिनेट भी हो सकती है, ये पार्लियामेंट लेजिस्लेटर कोई भी चीज हो सकती है, गवर्नर हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है। ये सारा का सारा ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कवर होगा। अगर इनके साथ कोई भी इस तरह की चीज होती है जिसको वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपनी सोवरेनिटी रिप्रेजेंट करने के लिए भेजे जाते हैं, ऐसे सारे के सारे डिग्नेटरीज किसमें कवर होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मीनिंग है उसमें कवर करके चलेंगे हम। तो कोई भी पर्सन अगर वेज करता है वॉर को अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको समझ आ गया, एक ब्रॉड टर्म में हमें लेके चलना है, इसको बहुत रिस्ट्रिक्टेड नहीं करना, बहुत नैरो नहीं करना। हाँ, इतना ब्रॉड भी नहीं करना कि हम कहें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया की सोवरेनिटी को जो रिप्रेजेंट करे, और इंडिया की सोवरेनिटी को रिप्रेजेंट करती है इंडियन पब्लिक, तो सारी ही पब्लिक फिर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ जाएगी। नहीं, हमने लेने वो, हालांकि सोवरेनिटी लाई करती है पीपल ऑफ इंडिया में, बट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, और वो रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जो आप वोटिंग के जरिए डायरेक्ट इलेक्शन से, इनडायरेक्ट इलेक्शन से आप चुन के भेजते हैं, वो क्या है, इंडिया में सोवरेन कहलाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो वेजेस वॉर की हम बात कर रहे हैं कि वॉर वेज करना, इसका क्या मतलब है, ये भी कहीं पे भी डिफाइन नहीं है कि किस चीज को आप ये कहेंगे कि हाँ ये वेजिंग ऑफ वॉर में आएगा और ये वेजिंग ऑफ वॉर में नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, इसका जो एक टेस्ट है, हालांकि बहुत स्ट्रेट जैकेट कोई फॉर्मूला ऐसा है नहीं, लेकिन इसको ड्रॉ करने की फिर भी कोर्ट ने कोशिश की है, और जो फिट भी बैठता है हर एक केस में, जब भी हम इसको अप्लाई करते हैं 147 को कहीं पे भी अप्लाई करने की सोचते हैं, वो जो फॉर्मूला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो फिट भी बैठता है। तो सबसे पहला केस जो यहाँ पे हम डील करेंगे वो है मोहम्मद जमीलुद्दीन नासिर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 2014 का केस है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली इसमें ये कहा कि जिस एक्ट की हम बात करेंगे, क्योंकि वेजिस वॉर में हो तो कोई ना कोई एक्ट सीरियस ही तो है ये, तो अगर हम कहते हैं कि हाँ इसने वॉर वेज किया है या फिर वॉर वेज करने का अटेम्प्ट किया है या अबेट किया है किसी को वॉर वेज करने के लिए, तो मेन जो चीज हम देखेंगे वो देखेंगे कि क्या उसका एक्ट डायरेक्टेड था किस चीज की तरफ, स्टेट की सोवरेनिटी की तरफ। अगर उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया, बहुत हीनियस क्राइम किया, हाई मैग्नीट्यूड का क्राइम किया, लेकिन वो कहीं से भी लिंक्ड नहीं था इंडियन सोवरेनिटी से, कहीं पे भी लिंक्ड नहीं था सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से, कहीं पे भी लिंक्ड नहीं था इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया से, तो हम उसको सेक्शन 147 में नहीं लेके आ सकते। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये वाला नेक्सस, कि उस एक्ट का जो नेक्सस है वो एस्टेब्लिश होना चाहिए किस चीज के साथ, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया के साथ, तभी हम कहेंगे कि वॉर वेज किया गया है। उस सिंगल एक्ट को हम फिर किस में ला सकते हैं, वेजिंग ऑफ वॉर की एक्टिविटी में लेके आ सकते हैं। लेकिन unless and until sovereignty of state is directed merely commission of crime, however of high magnitude it may be, it cannot be covered under section 147। क्लियर है? इस केस का नाम याद रख लेना, मोहम्मद जमीलुद्दीन नासिर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2014 सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सोवरेनिटी ऑफ स्टेट को टारगेट किया गया हो, तभी ये इसमें आएगा वेजिंग वॉर में। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट टेस्ट जो इससे भी पहले ले डाउन किया गया था वो किया गया था पार्लियामेंट अटैक केस में, एंड दैट इज स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत चंदू आलियास अफजान गुरु, 2005 का केस है।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 147 को, जो आईपीसी में सेक्शन 121 होता था, बहुत डिटेल्ड में इस वाले केस में डील किया था। होता क्या है कि जब पार्लियामेंट का अटैक हुआ तो हमने उस पर आईपीसी अप्लाई किया, ठीक है। अब जो क्राइटेरिया सेट है वो आईपीसी का 1860 से सेट है, और जो हमारे पास प्रेसिडेंट है, तो बहुत सारे प्रेसिडेंट भी उस टाइम के हमारे पास हैं जो डील करते थे इस वाले सेक्शन से कि स्टेट के अगेंस्ट वॉर वेज हुआ कि नहीं हुआ। वो वाले प्रेसिडेंट ब्रिटिश इरा के भी बहुत सारे हमारे पास हैं। तो जब 1860 में लॉ आया है तो उस टाइम पे हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, और जो सबसे बड़ा जिनको सप्रेस करना चाह रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट या देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वही थी तब, तो जिनको सप्रेस करना चाह रही थी वो मेनली कौन लोग थे? वो फ्रीडम फाइटर्स थे। अब वो कहीं बाहर से तो आ नहीं रहे थे, वो इंडियन पब्लिक में से ही निकल रहे थे। तो अब अगर उस टाइम पे ये मान ले कि बेजिंग वॉर में सिर्फ वो लोग आएंगे जो फॉरेन नेशनल्स हैं या फिर जो फॉरेन एनिमीज हैं या फिर उस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो जितने भी इंडियन नेशनल्स थे, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, तो वो तो इस कैम्बिट से बाहर निकल जाते। तो तब की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया कि उसने तो इस डेफिनेशन को बहुत ब्रॉडली लिया और हर एक उस एक्ट को वेजिंग वॉर में ले आया जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा था। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी स्टेट्यूट का, किसी लॉ का अपोज करना हो, चाहे उसमें किसी भी एक्शन को उन्होंने चैलेंज किया हो, वो सब कुछ वो चाह रहे थे कि किसमें आ जाए, वेजिंग वॉर में आ जाए। तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश हुए वो भी उसी तरह के हुए कि किसी भी एक्ट को उसमें लाया जा रहा है जस्ट बिकॉज द फ्रीडम मूवमेंट्स कैन बी सप्रेस्ड। लेकिन आज अगर देखें तो ये वाला क्राइटेरिया तो फिट हो नहीं सकता, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे पब्लिक के पास सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जहां पे पब्लिक के पास फ्रीडम है और लॉफुल मीन्स से वो गवर्नमेंट के एक्शंस का भी अपोज कर सकती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला क्राइटेरिया जो पहले से एस्टैब्लिश था जब आईपीसी इनेक्ट हुई या उसके बाद तक भी, जब तक हमें 1947 में हम आजाद नहीं हुए थे, तब तक का जो क्राइटेरिया था वो तो सेट नहीं बैठ सकता था। तो 2005 में जो पार्लियामेंट अटैक केस हुआ उसमें एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दिया कि अगर मान लो कोई एक्ट ऐसा किया जाता है, किस तरह का, लाइक मैनर एंड लाइक मीन्स एज ए फॉरेन एनिमी वुड डू, यानी कि जो एक्ट को करने का मैनर है और जो एक्ट को करने के मीन्स यूज किए, चाहे वो इंडियन नेशनल ने किए चाहे वो फॉरेन नेशनल ने किए, वो इस तरह के हैं जैसे कि कोई फॉरेन एनिमी करता। ठीक है, फॉरेन नेशनल की बात नहीं कर रही मैं, फॉरेन एनिमी करता। फॉरेन एनिमी का मतलब क्या है कि वो चाह रहा है कि इंडिया, अब एक फॉरेन एनिमी अगर कोई इंडिया पे अटैक कर रहा है या फिर किसी दूसरे कंट्री पे, जब फॉरेन एनिमी है वो दूसरे कंट्री पे अगर अटैक कर रहा है तो उसका मतलब वहां की पब्लिक से नहीं होता। भले ही वो मार सिविलियंस को रहा है, भले ही वो मार वहां की आर्मी को रहा है, लेकिन उसका कोई भी टारगेट किसी स्पेसिफिक उस पे नहीं होता परसेंटेज कि मैंने तो इसको मारना है। वो या तो उस पोस्ट से रिलेटेड होता है कि मैंने कमांडर को मारना है, या फिर उस स्टेट की सोवरेनिटी से मेनली उसका कनेक्शन होता है कि मुझे इस स्टेट को एम्बेरेस फील कराना है कि मैंने इसके इतने बड़े डिग्नेटरी को मार दिया, या फिर मैंने इनको इस कंट्री के इतने लोगों को मार दिया। यानी कि उसका जो डायरेक्ट एनिमस है वो क्या होता है, वो स्टेट की सोवरेनिटी को, सिक्योरिटी को, इंटीग्रिटी को इफेक्ट करना होता है। उसका जनरल पब्लिक को मारने से या किसी स्पेसिफिक पर्सन से कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर कोई भी एक्ट इस इंटेंशन के साथ किया जाता है, चाहे करने वाला कोई इंडियन नेशनल है चाहे करने वाला कोई फॉरेन नेशनल है, लेकिन उसका एक्ट का जो मैनर है करने का या जो उसने मीन्स यूज किए हैं वो किस तरह के होने चाहिए, जैसे कि कोई फॉरेन एनिमी हमारे साथ अगर करे तो करता। ठीक है, ये वाला टेस्ट ले डाउन किया गया किसमें, पार्लियामेंट अटैक केस में। और ये टेस्ट फिट भी बैठता है, जितने भी केसेस उसके बाद हुए या उससे पहले के थे, अगर आप उस पर अप्लाई करेंगे तो भी ये फिट बैठता है। तो ये एक नया कंसेप्ट लाया गया किसका, वेजिंग वॉर का। क्लियर है। अब ये जो एक्ट था 2005 वाला जो पार्लियामेंट अटैक केस था, इसमें इसको एम्बिट में लेके आना था 147 के, और इवन आप ये कहें कि चेक करना था कि ये इसमें फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो तो यही है कि जो प्लेस उन्होंने चूज किया वो क्या था, जो प्लेस चूज किया गया वो पार्लियामेंट था। ठीक है, पहली चीज तो जो प्लेस ऐसा चूज किया जो इंडिया की सोवरेनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, कि हम सोवरेन है इसलिए हमारी अपनी पार्लियामेंट है, इसलिए अगर हमारी अपनी पार्लियामेंट है तो हमारे पास पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। तो अगर आपकी कोई ऐसी पार्लियामेंट की बिल्डिंग या फिर जहां पे आपके चोजन रिप्रेजेंटेटिव या फिर जिनको हम कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां पे बैठती है, तो क्या वो एक स्टेट की सोवरेनिटी का सिंबल नहीं है? ऑब्वियसली है।
तो अगर मान लो आपका चोजन प्लेस ही ऐसा था जिससे आप इंटरनेशनल लेवल पे या वर्ल्ड वाइड ऐसा फील कराना चाह रहे थे कि हमने इस स्टेट की सोवरेनिटी को इफेक्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है वो सेक्शन 147 के एम्बिट में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब उसमें आपके टारगेटेड पर्सन हो सकता है कि एमपीज नहीं थे, या फिर आपके टारगेटेड पर्सन कोई भी थे, लेकिन द फॉरमोस्ट थिंग जो प्लेस आपने चूज किया वही आपको किस में लेके आ रहा है, सेक्शन 147 के या फिर देन 121 आईपीसी के एम्बिट में लेके आ रहा है। तो इस वजह से ये जो पार्लियामेंट अटैक केस है इसमें सेक्शन 147 फिट बैठ रहा है। दूसरी चीज क्या है कि जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं वो भी एक्सक्लूडेड नहीं है। वो किस एवज में एक्सक्लूडेड होंगे? आईपीसी का या बीएनएस का हमारे पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन है, ये हमने पढ़ा भी है सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा था बीएनएस के में कि अगर मान लो इंडिया की टेरिटरी पे आके कोई भी किसी भी देश का नेशनल कोई ऐसा एक्ट करता है जो यहाँ पे पनिशेबल है, तो ऑब्वियसली हम उसको पनिश कर सकते हैं, भले ही वो फॉरेन नेशनल है, भले ही वो इंडियन नेशनल है। क्लियर है? और इवन यहां तक भी पढ़ा था कि इंडिया में रजिस्टर्ड अगर कोई शिप या एयरक्राफ्ट है उस पे भी अगर कोई फॉरेन नेशनल, चाहे वो कहीं पे भी है, चाहे वो हाई सीज में जा रहा है, चाहे वो किसी दूसरे एरिया के दूसरे कंट्री की टेरिटरी में जा रहा है, लेकिन वो रजिस्टर्ड है इंडिया में, चाहे वो शिप है चाहे वो एयरक्राफ्ट है, और अगर उस शिप और एयरक्राफ्ट में भी अगर कोई फॉरेन नेशनल इस तरह का ऑफेंस करता है तो भी किस में आएगा? तो भी वो उसकी इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन हमने बना ली थी बीएनएस में सेक्शन 1 में। तो ये वाला एक्ट अगर हो ही इंडियन टेरिटरी पे रहा है तो ऑब्वियसली चाहे वो फॉरेन नेशनल कर रहा है चाहे वो इंडियन नेशनल कर रहा है, फॉरेन नेशनल एक्सक्लूडेड नहीं है, तो ये वाला डिफेंस भी मान्य नहीं है। क्लियर है? तो ये नया कंसेप्ट आपसे पूछ लिया जाए कि फिलहाल का जो टेस्ट है वेजिंग वॉर का वो ये रहेगा, लाइक मैनर एंड बाय लाइक मींस एज ए फॉरेन एनिमी वुड डू। ठीक है, अच्छा अब एक इसी तरह का जो केस था मुंबई अटैक वाला, वो भी इसी सेक्शन 147 या फिर कहें सेक्शन 121 आईपीसी से डील करता था, जिसका मोहम्मद साइटेशन आप याद रखेंगे, मोहम्मद अजमल मोहम्मद आमिर कशाफ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2012 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में जो उनका डिफेंस था वो ये था कि हमने तो कोई फॉरेन ऐसी कोई सोवरेन बिल्डिंग टारगेट ही नहीं कर रखी थी। जैसे इस केस में तो ठीक है, 2005 में हमने देखा कि जो प्लेस था उनका चोजन वो ही हमारा रिप्रेजेंटेटिव था सोवरेनिटी का, कि हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग कहीं ना कहीं एक सिंबल है हमारी सोवरेनिटी का। ठीक है, तो वहां पे उनको पनिश कर दिया। यहाँ पे जो डिफेंस है वो ये है कि हमने तो कोई इस तरह की चीज टारगेट ही नहीं करी, तो हो सकता है कि हम इंडिविजुअल वाले ऑफेंसेस में आ जाएं कि हमने पब्लिक के मास किलिंग की या फिर कुछ और, लेकिन हमें टेररिस्ट एक्टिविटीज में लाना या फिर स्टेट अगेंस्ट ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट में लाना तो गलत है। ये डिफेंस था, क्योंकि ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट को डील करने का हीनियस तरीका होता है, जो जनरल पब्लिक के ऑफेंसेस का होता है वैसा तरीका नहीं होता। यहाँ पे पनिशमेंट भी ज्यादा रहती है और इनकी डीलिंग भी अलग तरीके की होती है, इनकी इवन प्रिजन्स भी अलग रहती हैं। तो अगर मान लो हम ये कहें कि इसमें जो डिफेंस था उसने क्या कहा कि पहली चीज तो बहुत सारे तो हमने फॉरेनर्स मारे हैं, ऐसा नहीं कि हमने स्पेशल इंडियंस को टारगेट किया है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमने तो कोई ऐसी बिल्डिंग टारगेट ही नहीं करी जो इंडिया की सोवरेनिटी को रिप्रेजेंट करती हो। ठीक है, तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली चीज तो ठीक है, करने वाले फॉरेन नेशनल्स थे, तो क्या फॉरेन नेशनल्स एक्सक्लूडेड है? नहीं है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन है हमारे पास बीएनएस की। दूसरी चीज, आपने जिनको टारगेट किया वो इंडियंस भी थे वो फॉरेनर्स भी थे। ठीक है, कोई क्लासिफिकेशन आपने नहीं किया कि फॉरेनर्स हैं तो इनको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ इंडियन पब्लिक को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जहां पे आप मार रहे हो वो इंडिया को एम्बैरेस फील कराने के लिए मार रहे हो कि हम ये बताएं फॉरेनर्स को भी कि आप इंडियन टेरिटरी पे जाने के बाद सेफ नहीं हो। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी इंडियन सिक्योरिटी को या इंटीग्रिटी को या सोवरेनिटी को इफेक्ट कर रहा है, और ऑब्वियसली कर रहा है। ठीक है, सेकंड चीज जो आपने हिट किया वो क्या थे? वो इंडिया के फाइनेंशियल सेंटर्स थे। तो आप हमारी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, हमारे फाइनेंसेस जो सेंटर्स हैं उनको अटैक करके वो इंडिया की मॉनेटरी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, पब्लिक में टेरर फील कराना चाह रहे थे कि कल को आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो आप सेफ नहीं हो। सेकेंड चीज, आपका जो नेक्स्ट पर्पस था वो क्या था? कम्युनल टेंशन को बढ़ाना। और जो इस तरह की बातें रिवील हुई कि आपका एक सोल टारगेट ये भी था कि हम कश्मीर से विड्रॉ कर जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ये इंडिया की सोवरेनिटी को कहां इफेक्ट नहीं कर रहा, हर तरीके से कर रहा है। चाहे आपकी टारगेटेड पर्सन स्पेसिफिक नहीं है लेकिन है तो इंडियन टेरिटरी पे, चाहे आपने किसी पार्लियामेंट को या लेजिस्लेटर को टारगेट नहीं किया लेकिन आपने हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को या फिर फाइनेंशियल सेंटर्स ऑफ इंडिया को टारगेट किया। दूसरी चीज, आपकी जो डिमांड्स है वो किस तरह की है कि J&K से अपनी फोर्स को विड्रॉ कर लिया जाए। तो ये पूरा का पूरा केस फिट बैठता है किसमें? ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट में।
ठीक है, क्लियर है। उसके बाद सिर्फ वेज वॉर करना ही जरूरी नहीं है, और क्या भी हो सकता है, अगर अटेम्प्ट किया गया है वॉर को वेज करने का तो भी इक्वल पनिशमेंट दी जा सकती है। अटेम्प्ट क्या है, सेक्शन 62 पढ़ा हमने बीएनएस का। अटेम्प्ट का मतलब है कि उस डायरेक्शन में आपने कुछ स्टेप लिया और वो स्टेप आपका अनसक्सेसफुल रहा, इस वजह से नहीं कि आप करना नहीं चाह रहे थे वो एक्ट, इस वजह से कि कोई आउटर फोर्स इस तरह का काम कर गया जो आपके कंट्रोल से बाहर का था, वो अटेम्प्ट में आएगा। अगर आपने मन बदल लिया है तो वो अटेम्प्ट में नहीं आएगा, लेकिन आपने तो अपना एक्शन किया, जो एक्टस रियस आप परफॉर्म करना चाह रहे थे और जिसके उसके लिए जो मीन्स आपने यूज करने थे या जो एक्शन आपने लेना था वो आपने लिया, आपकी मेंसरिया भी क्लियर थी। लेकिन कोई आउटर सोर्स इस तरह का काम कर गया जो आपके कंट्रोल से बाहर की चीज थी, आप उसे रोक ही नहीं पाए और जिससे आपका जो टारगेट था वो डिस्टर्ब हो गया, वो एक्ट अचीव नहीं हो पाया, वो किस में जाएगा, अटेम्प्ट में। तो अगर मान लो किसी ने वेज करने की कोशिश की वॉर को और उसका अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल हो गया, उसका कमीशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो वो अटेम्प्ट की कैटेगरी में आ जाएगा और इसी सेक्शन में डील किया जाएगा 147 में। क्लियर है। और उसके बाद अबेटिंग द वेजिंग ऑफ वॉर भी इक्वली पनिशेबल है। ठीक है, अबेट करना, अबेटिंग कहां पढ़ी थी हमने, अबेटमेंट की डेफिनेशन कहां पे पढ़ी थी, सेक्शन 45 ऑफ बीएनएस में। अब वहां पे जो अबेटमेंट है वो 3 तरीके से दे रखी है। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन भी हो सकती है, अबेटमेंट बाय एडिंग भी हो सकती है और अबेटमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। क्लियर है। अब अगर मान लो किसी ने अबेट किया है तो अबेटमेंट का दो बहुत दूर का लिंक ऐसा नहीं होना चाहिए जो वॉर को वेज करवाना चाह रहा हो। अबेटमेंट का डायरेक्ट एंड प्रोक्सीमेट लिंक होना चाहिए किस चीज के साथ, कि उसका डायरेक्ट सजेशन ही ये था कि आप वॉर वेज करो, कोई ऐसी एक्टिविटी करो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अफेक्ट करे। आपने एक्टिवली स्टिमुलेट किया है सामने वाले पर्सन को कि वो इस एक्ट में इंडल्ज हो, तब वो किस में आएगा, सेक्शन 147 में आएगा। क्लियर है। तो सक्सेसफुल कमीशन, अटेम्प्ट टू कमिट और अबेटमेंट तीनों ही कवर होते हैं सेक्शन 147 में। अब हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे वो डील करेगा कॉन्स्पिरेसी से, और यहां पे अबेटमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी भी होता है। तो दोनों में फर्क क्या है, जब हम पढ़ेंगे अबेटमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी तो उसमें एक चीज रिक्वायर्ड है, आपने पढ़ाया था मैंने इनफैक्ट। जब हम बात करते हैं अबेटमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी की, तो उसमें जो एक मेन इंग्रेडिएंट है जो डिफरेंशिएट करता है कॉन्स्पिरेसी को और अबेटमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी को, वो ये है कि जब अबेटमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी होती है तो वहां पे कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन इन परसुएंस देयरऑफ होना जरूरी है। ठीक है। अगर मान लो किसी ने अबेटमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी किया, अब दोनों में फर्क क्यों पढ़ना हमने, क्योंकि हम कोशिश करेंगे, यानी कि प्रोसिक्यूशन कोशिश करेगा कि हम सेक्शन को लेके जाएं 147 में, अबेटमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी में लेके जाएं उस एक्ट को, और डिफेंस कहीं ना कहीं ये चाहेगा कि मैं 148 में लेके जाऊं, क्योंकि इसमें जो पनिशमेंट है वो थोड़ी कम है, ये सिंपल कॉन्स्पिरेसी है, वो अबेटमेंट में चला जाएगा। तो अबेटमेंट में हम कॉन्स्पिरेसी को कोशिश करेंगे कि अबेटमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी में लेके आए। वहां पे एक एक्स्ट्रा चीज जो प्रूव करनी पड़ेगी वो क्या, कि एक्ट और इलीगल ओमिशन टुक प्लेस इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। दो लोगों ने कॉन्स्पायर किया, दो या दो से ज्यादा लोगों ने कॉन्स्पायर किया। ठीक है। अब कॉन्स्पायर किया कि उन्होंने, चलो ये एक्ट परफॉर्म करते हैं। अब अगर किसी को अबेटिंग के लिए वहां पे लायबल ठहराना है तो कैसे, उसका एक्टिव कोई इलीगल ओमिशन या फिर एक्ट हमें दिखाना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में उसने लिया था, इसने पार्टिसिपेट किया था, तब वो अबेटमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी में आएगा। अदरवाइज नियर एग्रीमेंट इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी में तो जैसे ही उसका एग्रीमेंट हम दिखाएंगे कि इन्होंने कंसर्ट टुगेदर किया था, तभी वो कॉन्स्पिरेसी में आ जाएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अबेटमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी में लेके जाया जाए, यानी कि प्रोसिक्यूशन कोशिश करेगा कि अबेटमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी में ले जाया जाए, ताकि डेथ तक की भी सजा का प्रावधान इसमें दिया गया है 147 में। 148 में पनिशमेंट कम है 1 डिग्री। क्लियर है। तो सेक्शन 147 में दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है, जो पार्लियामेंट अटैक केस में कही गई थी, कि ये मैटर ही नहीं करता कि कितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे। अब हो सकता है कि ये वॉर वेज करने वाला जो एक्ट है ये 5 लोगों ने किया हो, ये 2 लोगों ने किया हो, ये 10 लोगों ने किया हो और ये 100 लोगों ने किया हो। कहीं पे भी ऐसा मटेरियल नहीं है। दूसरा, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि उनके पास आर्म्स होनी चाहिए, उनके पास इस तरह का एम्यूनिशन होना चाहिए या इस तरह के मीन्स उसने यूज किए। हाँ, मीन्स इस तरह के होने चाहिए जो एक फॉरेन एनिमी कर सकता है। क्लियर है। जो मेन इफेक्ट डालेगी, जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है एनिमस, यानी कि उसकी जो मेंटल इंटेंशन है वो क्या एस्टेब्लिश करनी है हमने, कि वो इंडिया की सोवरेनिटी को टारगेट कर रही थी, वो इंडिया की इंटीग्रिटी को या सिक्योरिटी को टारगेट कर रही थी। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो वो 147 में फॉल कर जाएगा। इससे एल्स कितने लोग थे,
कौन से उन्होंने हथियार लिए हुए थे ये मैटर नहीं करते। क्लियर है। उसके बाद आता है सेक्शन 148, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 147। जो 3 ऑफेंस हमने यहाँ पे पढ़े 147 में, हमने 3 ऑफेंस पढ़े हैं। whoever wages war against government of India, whoever attempts to wage such war, or whoever abets the waging of such war। पनिशमेंट कितनी है? डेथ पनिशमेंट दी जा सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जा सकती है, प्लस फाइन। ठीक है, एक्सट्रीम पनिशमेंट है दोनों, डेथ या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन। ये सेक्शन 147 है। अगर मान लो किसी ने ये ऑफेंस नहीं किया 147 वाला, लेकिन ये ऑफेंस करने के लिए कॉन्स्पायर किया, वो किस में आ जाएगा? सेक्शन 148 में। whoever within और without and beyond इंडिया, अगर कोई इंडिया में बैठ के कॉन्स्पायर कर रहा है तो भी 148 में आ जाएगा। अगर कोई विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया बैठ के किसी फॉरेन कंट्री में बैठ के कॉन्स्पायर कर रहा है, किस चीज के रिगार्डिंग? इंडिया में वॉर बेस करने के लिए। तो कनेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन इंट्रा टेरिटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कि आप भले ही बैठे एक्सटर्नल टेरिटरी पे हो, इंडिया की टेरिटरी पे नहीं हो, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया हो, लेकिन आप टारगेट किसको कर रहे हो? इंडिया को। ठीक है, तो अगर ऑफेंस टारगेटेड टुवर्ड्स इंडिया है तो भी हम किस में लेके आ रहे थे? हम बीएनएस में इसको डील कर सकते हैं, और उसी बेस पे हमने पढ़ना है सेक्शन 148। ये क्या कहता है? कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर 147, whoever within or without and beyond India conspires to commit any of offenses punishable by section 147। या तो कॉन्स्पिरेसी करता है इंडिया में वॉर बेज करने की, या वॉर का अटेम्प्ट करने की, या फिर अबेट करने के लिए कॉन्स्पायर करना, कि चलो मान लो 2 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो उन 5 लोगों से मिलते हैं जो इस काम में परफेक्ट है, उनको हम कहते हैं कि तुम इंडिया में जाके वॉर बेज करो। कॉन्स्पायर टुगेदर किया, डायरेक्टली वॉर बेज करने की कॉन्स्पिरेसी नहीं है ये वॉर बेज करने की अबेटमेंट की कॉन्स्पिरेसी है। समझने की कोशिश करना, ये डायरेक्ट वॉर को बेज नहीं किया जा रहा है। एक तो मैं ये कहूं कि चलो हम इंडिया में वॉर बेज करते हैं, ये तो हो गया कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर। दूसरी चीज हमने कहा, 2 लोगों ने डिसाइड किया कि चलो उन 5 लोगों को भड़काते हैं ऐसा करने के लिए, तो ये है कॉन्स्पिरेसी टू अबेट द वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर सेक्शन 147 के 3 में से किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए कॉन्स्पायरिंग होती है, चाहे वो विद इन इंडिया हो रही है, चाहे वो विदाउट एंड बियॉन्ड इंडियन टेरिटरी हो रही है, उसको हम 148 में डील करेंगे। दूसरी चीज, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी होती है टू ओवरऑ बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्स्पिरेसी हो रही है डराने की, किसी भी तरीके से कंपेल करने की सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, क्रिमिनल फोर्स का यूज करके, या क्रिमिनल फोर्स यूज नहीं किया, उसका शो ऑफ किया है कि हम ऐसा कर सकते हैं और आपने उस चीज को शो करने की कोशिश की। क्लियर है? तो वो वाली चीज के लिए अगर कॉन्स्पिरेसी होती है वो भी सेक्शन 148 में कवर होगी, और इसकी पनिशमेंट रहेगी, वो क्या रहेगी? लाइफ इंप्रिजनमेंट, या फिर इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन अप टू 10 years प्लस फाइन। ठीक है, अब मैंने बताया कि हम कोशिश करेंगे कि 147 में ऑफेंस आए, और डिफेंस कोशिश करेगा कि 148 में तो कम से कम फॉल कर जाए। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो कितनी है? डेथ पनिशमेंट है, और 148 में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो है लाइफ इंप्रिजनमेंट। क्लियर है? तो इसमें क्या था? इसमें 3 चीजें कवर हो रही थी, कमीशन, अटेम्प्ट और अबेटमेंट, और 148 में कवर हो रहा है कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एनी ऑफ द ऑफेंसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 147, या फिर कॉन्स्पिरेसी टू ओवरऑ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, किस तरह से? बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और बाय शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, उसके लिए अगर कॉन्स्पिरेसी होती है तो सेक्शन 148 में होगी मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट, या फिर इंप्रिजनमेंट अप टू 10 years प्लस फाइन। इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन अटैच्ड है, वो क्या कहती है? To constitute conspiracy, no act or illegal omission is required to be proved। ठीक है, वैसे भी जब हम कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं सेक्शन 61 बीएनएस में, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब कॉन्स्पिरेसी होते, किस चीज की होती है कॉन्स्पिरेसी? कोई भी एग्रीमेंट, कोई इलीगल एक्ट करने का या इलीगल मीन्स से करने का। ठीक है, इलीगल क्या होता है? सेक्शन 2 क्लोज 15। इलीगल में तीनों चीजें कवर होती हैं। इलीगल में आपका ऑफेंस भी कवर होता है। ऑफेंस क्या है? ऑफेंस दैट इज पनिशेबल बाय बीएनएस। तो इलीगल में 3 चीजें हम कवर कर रहे थे। पहली चीज ऑफेंस, दूसरी चीज एनीथिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और तीसरी चीज दैट फर्निशेस द ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। ठीक है,
ये इलीगल की डेफिनेशन थी। हमने इसको पुट किया कहां पे, सेक्शन 61 बीएनएस में, कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन में, यानी कि व्हेन टू और मोर पर्संस एग्री टू डू एन इलीगल एक्ट, यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं क्या करने के लिए, या तो कोई ऑफेंस करने के लिए, या फिर कोई सिविल रॉन्ग करने के लिए, या फिर कोई ऐसा काम करने के लिए दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। वो किस में जा रहा था, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जा रहा था। उसके साथ ही हमने क्या पढ़ा था प्रोवाइजो में, प्रोवाइजो में हमने ये पढ़ा कि जब हम बात करते हैं ऑफेंस की, तो अगर ऑफेंस के रिगार्डिंग कोई भी एग्रीमेंट हुआ है तो उसमें आपको सिर्फ एग्रीमेंट प्रूव करने की जरूरत है, इससे इतर कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बता दो कि इन दोनों लोगों के बीच में एक फॉर्मल काइंड ऑफ एग्रीमेंट हुआ था, ये ऑफेंस कमिट करना चाह रहे थे। क्लियर है? हाँ, अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है उनके बीच में कोई सिविल रॉन्ग करने का, अगर कोई एग्रीमेंट हुआ उनके बीच में कोई एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ करने का, तो वहां पे एक एक्स्ट्रा चीज प्रूव करने की क्या जरूरत थी कि कोई भी एक्ट इन परसुएंस ऑफ दैट एग्रीमेंट हैज टू बी प्रूव्ड, कि इन्होंने इस डायरेक्शन में कोई काम भी किया। वो जरूरी नहीं है जो एक्ट किया वो इलीगल ओमिशन हो या फिर कोई एक्टिव एक्ट सीरियस हो किसी चीज का, नहीं, कोई भी एक्ट, चाहे वो पॉजिटिव एक्ट है चाहे वो नेगेटिव एक्ट है, एक एक्ट उस डायरेक्शन में होना चाहिए, एक स्टेप उस डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन जब ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी की बात आती है तो कुछ भी एक्स्ट्रा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ए फॉर्मल एग्रीमेंट इज सफिशिएंट। तो यहां पे भी यही बात दे रखी है कि इन एक्ट के अंडर कॉन्स्पिरेसी प्रूव करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्स्पायरिंग टुगेदर इज सफिशिएंट। तो ये तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में अगर नहीं भी लिखा होता तो हम सेक्शन 61 से उठा लेते, ये तो इम्प्लाइड भी था। ठीक है, तो अगर 147 का ऑफेंस कर रहे हो, ऑब्वियसली ऑफेंस है क्योंकि पनिशेबल बाय बीएनएस है। ठीक है, और अगर मान लो आप 147 के ऑफेंस के लिए कॉन्स्पायरिंग टुगेदर कर रहे हो तो आप ऑफेंस के लिए कॉन्स्पायरिंग कर रहे हो, कुछ भी एक्स्ट्रा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट सफिशिएंट है, यही इस एक्सप्लेनेशन में बताया गया। क्लियर है? तो ये आपका सेक्शन 147 और 148। अच्छा, जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, चैप्टर 7 दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, तो इसमें एक चीज जो हमने पढ़नी है वो पढ़नी है साथ में इसके सेक्शन 217 ऑफ द बीएनएसएस, सेक्शन 217 बीएनएसएस का। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब भी आप चैप्टर 7 के अंडर किसी भी पर्सन को पनिश करना चाह रहे हैं, प्रोसिक्यूट करना चाह रहे हैं, इनफैक्ट नॉट पनिश, जब भी प्रोसिक्यूशन उसके रिगार्डिंग हमने इनिशिएट करना है तो उससे पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन की रिक्वायरमेंट है, परमिशन की रिक्वायरमेंट है, उसके बिना प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं हो सकता। क्लियर है? तो ये आपने सेक्शन 217, और भी कुछ सेक्शन उसमें मेंशन्ड है, लेकिन चैप्टर 7 पूरा का पूरा मेंशन्ड है कि चैप्टर 7 के अंडर कोई भी ऑफेंस हुआ और उसके रिगार्डिंग अगर प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करना है तो वहां पे किसकी जरूरत पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है किसी स्पेशल लॉ में, किसी लोकल लॉ में, किसी स्पेशल प्रोसेस के अंडर, प्रोसीजर के अंडर उस पर्सन की ऑलरेडी उसी एक्ट के लिए प्रोसेस ऑन हो। तो अगर मान लो फिर अगर बीएनएसएस में भी या बीएनएस में भी हम उसको लेके आते हैं तो डबल जीओपार्डी में जा सकता है, या फिर और भी इसके रीजन हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर सैंक्शन जरूरी है अगर चैप्टर 7 की किसी ऑफेंस के लिए किसी को प्रोसिक्यूट करना है तो। क्लियर है? ये आपका सेक्शन 147 और 148 दोनों इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 152 है, हालांकि बीच के सेक्शन भी पढ़ेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।